लड़की करेगी बिजनेस, ये क्या बिजनेस करेगी, ये चीज होता था कि कूर क्या बिजनेस करे, बेहतर चेमिस घर संभालुन, बान छलिन, भत रनुन, इतना ही है लाइक। He sold it in 3x than what you sell. राइट। अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्वेश्चन टॉक्स विद साहिल। मैं हूं आपका होस्ट साहिल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और आपको ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। तो बात कर लेते हैं आज की गेस्ट की, एक फीमेल जो क्लोथिंग ब्रांड रन कर रही है, लेकिन वो बिजनेस को बियॉन्ड प्रॉफिट्स देख रही है। वो बिजनेस को कस्टमर ओरिएंटेड बनाना चाहती है, अफोर्डेबल, कस्टमाइज्ड। वेलकम द ओनर ऑफ लिबासगर। तो हमारे साथ है शाइस्ता मैम। थैंक यू मैम फॉर कमिंग। तो कैन यू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं यहाँ आ सकूँ। पहली बात कि मेरा नाम शाइस्ता मसूदी है, मैं बिमना की रहने वाली हूँ और मैं परस्यू कर रही हूँ अभी मास्टर्स एमए सोशियोलॉजी कर रही हूँ, इग्नोर थ्रू कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं ये बिजनेस रन कर रही हूँ, स्मॉल बिजनेस है, घर से अभी रन कर रही हूँ, ऑनलाइन आउटलेट है। मैं बेसिकली वुमेन्स की क्लोथिंग के साथ डील करती हूँ। मेरा ज़्यादातर ट्रेडिशनल ही रहता है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे थ्रू जितने भी लाइक कपड़े सेल हो, वो हर वो बंदा खरीदे। मतलब क्योंकि देखिए, ऑनलाइन हमेशा ये रहा है कि अगर हम ऑनलाइन खरीदेंगे, पहली चीज मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जब एक लड़की या कोई भी लाइक ऑफलाइन मार्केट जाता है, उसको वहां पे महंगा लगता है। लोगों में एक कंसेप्ट बैठा है कि ऑनलाइन सस्ता मिलेगा, लेकिन जब ऑनलाइन भी खरीदते हैं, जो कि ऑनलाइन आउटलेट्स रहते हैं, वहां पे प्राइजेस आसमान छू रही होती है। मेरा बेसिकली मोटिव यही होता है कि अगर मेरे थ्रू कोई कपड़ा सेल हो, वो ऐसा लाइक उसकी क्वालिटी 101 हो और साथ में क्वालिटी एंड प्राइजेस भी बिल्कुल ठीक रहे। भले ही मेरे साथ कभी ऐसा होता है कि मेरी जो प्राइजेस रहती है एट सम पॉइंट एट सम टाइम मेरे मेरे प्रॉफिट्स मुझे नहीं आता है बराबर, या सम पॉइंट ऐसा नहीं कहूंगी कि मेरा घाटा ही हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं आता है। बट मेरा जो मोटिव रहता है हमेशा कि मैं अपने कस्टमर्स को खुश करूं, यही एक मोटिव रहता है मेरा। जब भी मेरे थ्रू कोई पार्सल निकलता है, भले ही उसमें प्रॉफिट मेरा 200 250 या 100 रुपए हो, वो चीज मेरे लिए उतनी मायने नहीं रखती है। ये चीज की मुझे पता होता है, अगर ये कस्टमर आज गया, इसने मेरे से कोई सस्ती चीज खरीदी, दोबारा आएगा, उसका वो दोबारा आना ही मेरे लिए वो विन पॉइंट होता है। आप अपनी बात ट्रेडिशनल क्लोथिंग के साथ करती है। ट्रेडिशनल क्लोथिंग के साथ यहाँ पर हजारों लोग करते हैं, यहाँ पर हजारों स्टोर्स है। सो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट? यू सेड क्वालिटी मेक्स, हाउ द क्वालिटी मेक्स यू डिफरेंट? देखिए, मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि अगर आगे सा कोई कस्टमर होगा, हम उसको बताएंगे कि देखिए ये जो है, ये मैंने खुद पैरन पहना है। ये जिस जो कपड़े के साथ डील कर रहा होगा, जैसे कि मैं, मतलब पहले जब मैं भी नहीं करती थी कोई काम, मुझे भी नहीं पता होता था वेलवेट में कितने टाइप्स है या किस कपड़े में कितने टाइप्स है। जो कपड़े के साथ डील कर रहा होता है उसी को पता होता है कि ये कपड़ा कैसा है। अगर मैं, मेरे साथ कोई कस्टमर होगा, मेरे पास कोई कस्टमर बैठा होगा, मैं उसको बताऊं कि ये कैशमिलान नहीं, ये रफल फैब्रिक है, ठीक है, उस कस्टमर को नहीं पता होगा क्योंकि वो डील नहीं कर रहा होता है कपड़े के साथ। कपड़े के साथ वो डील कर रहा होता है जिसने जो कर रहा होता है ये बिजनेस, राइट। तो मेरा हमेशा ये चीज होता है कि अगर मैं कस्टमर को बोलूं ये रफल है, ये वेलवेट है, ये कोई और फैब्रिक है, राइट, तो ये वही होना चाहिए। उसके साथ ये नहीं होना चाहिए वो एक बार लगाए, बाद में जाके वो कहते हैं ना कि कश्मीरी में कहते हैं अस्तूल सुचीज तलगे लास्ट छलित जट, वो नहीं होना चाहिए मेरे साथ। मेरे मेरे थ्रू जितने भी कस्टमर्स आए हैं, ये अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे से खरीद चुके हैं चीजें, वो बार बार मेरे पास आते हैं, वो मेरे रिपीट कस्टमर बन गए। क्यों, किस वजह से? क्योंकि मेरा जो फैब्रिक होता है वो 101 होता है। मेरा फैब्रिक ए क्वालिटी का होता है, जिस वजह से कस्टमर ट्रस्ट करता है और बार बार आता है। ये एक मोटिव है मेरा काम करने का। मैम आपने बोला आपका जो है कस्टमर भी ज्यादा रिपीट है। आपको लगता है कश्मीर में ट्रस्ट का थोड़ा सा लोगों का क्वेश्चन जैसा थोड़ा ट्रस्ट का बनाऊं मुश्किल? देखिए, बेसिकली जब कोई कस्टमर आता है, जब भी कोई कस्टमर आता है हमारे पास, हम कोई पोस्ट करते हैं तो कोई कस्टमर आता है, वो अगर उसको पहली बार हमसे शॉपिंग करनी होती है, पहले ही उसका जो पॉइंट रहता है ना, सीओडी है अवेलेबल,
लाइक ये चीज़ मैंने कश्मीर में बहुत आम देखी है, होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं आज तक कस्टमर्स के साथ, तो जिस वजह से वो भरोसा नहीं कर पाते हैं। पहले-पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास सीओडी का ऑप्शन नहीं नहीं था, था। जिस वजह से बहुत सारे कस्टमर्स भाग जाते थे, नहीं आते थे या मेरे से खरीदारी नहीं करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ टाइम से मेरे पास सीओडी अवेलेबल है। तो जब फर्स्ट टाइम मेरे पास कोई कस्टमर प्रोडक्ट लेगा, तो उसका यही मोटिव रहता है, वो बोलता है सीओडी है अवेलेबल। अब जब मैं उसको बोलूँगी यस सर या यस मैम सीओडी है अवेलेबल, तो अगर लेना होगा उसको वो ले लेगा, अगर नहीं लेना होगा तो वो ये चीज़ की प्राइस, ये चीज़ की प्राइस, ये चीज़ की प्राइस पूछेगा, फिर बाद में नहीं ले लेगा। ये बहुत लाइक ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है कश्मीरियों में। ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि पूरी आवाम है कश्मीर की जो ऐसा करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है हमारे साथ, हम स्मॉल बिज़नेस ओनर्स के साथ। प्राइस पूछते हैं, फिर बाद में नहीं ले लेते हैं। मतलब हमारा भी टाइम ज़ाया करते हैं, अपना भी टाइम, वो बार्गेनिंग सीन होता है यहाँ पे। लेकिन कुछ कस्टमर्स अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे होते हैं, जो प्राइस पूछते हैं, इज़ सीओडी अवेलेबल या प्रीपेड व्हाटएवर, तो उनको लेना होता है, वो ले लेते हैं। ये चीज़ रहता है। मैम आपने बोला यहाँ पर सीओडी अवेलेबल आपके पास नहीं थी, अब है। व्हाट यू हैव डन टू गेट सीओडी अवेलेबल? देखिए पहले-पहले मैं बताऊँगी कि जब कोई भी लाइक कस्टमर होता है, पहले हम उससे पूछते हैं कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। अगर वो श्रीनगर से होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, हम उनसे पूछेंगे आप कहाँ से? अगर श्रीनगर में कहीं पे भी होगा, तो वो मैं खुद से डिलीवर करती हूँ। चाहे वो फिर सीओडी हो या प्रीपेड हो, खुद से श्रीनगर में कहीं पे भी। अब अगर आउटसाइड श्रीनगर होगा, तो हम यूज़ करते हैं शिप रॉकेट का, जो कि एप्लीकेशन है। हम वहाँ से उनसे सीओडी चार्जेस ले लेते हैं। वो जाता है पार्सल के वेट के हिसाब से, तो वो उनको देने पड़ते हैं। उसके बाद जितने भी पार्सल के लाइक पैसे बनते हैं, वो फिर बाद में दे देते हैं जब उनका पार्सल उन तक पहुँच जाता है। ये चीज़ रहता है। मैम सीओडी में लास्ट मिनट जो कैंसिल हो जाता है, आप आपने बोला चार्जेस देने पड़ते हैं हमें सीओडी के लिए, तो हमें नहीं, आपको मिलते हैं? नहीं, जब लाइक कस्टमर जाता है ना, कस्टमर हाँ। हमसे पार्सल खरीदता है, हम्म। उसको देने पड़ते हैं सीओडी फीस पहले। हम्म। वो 100 रुपीज़ होता है, 80 रुपीज़ होता है। अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, वो हमारा ये नहीं होता है, ऑर्डर सिर्फ कस्टमर की तरफ से कैंसिल हो जाता है। तो वो चीज़ रहता है कि वो 80 रुपीज़ फिर ज़ाया नहीं हो जाते, ना ही हमारा नुकसान हो जाता है, ना ही उनका उनका। नुकसान हो जाता है। सो आपका बिजनेस यहाँ पर अब कुछ टाइम हुआ आपको जी, बिजनेस जी। करते हुए कश्मीर में, लेकिन कश्मीर इज नॉट गुड फॉर बिजनेस। राइट, कश्मीर की सिचुएशंस हमेशा सपोर्टिंग नहीं होते हैं। बिल्कुल। सो हाउ डू यू मैनेज बिजनेस इन कश्मीर, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती रहती है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ कांसेप्ट पहले-पहले होता था, लड़की करेगी बिज़नेस, ये क्या बिज़नेस करेगी? ये चीज़ होता था कि ये क्या बिज़नेस करे? बेहतर छ अमिस घर सँभालुन, बानो छलिन, बत रनुन, इतना ही है लाइक लोगों की मेंटालिटी कश्मीर में ये चीज़ है। बट आई थिंक कि अगर लड़की चाहेगी, लड़की कुछ भी कर सकती है। लड़का भी वही, मतलब लड़का जो काम करता है, लड़की भी वही चीज़ कर रही है आजकल। तो आई थिंक कश्मीर की मेंटालिटी अगर हम देखेंगे तो मतलब मुझे लगता है बीइंग ए लड़की फिर किसी को कोई काम ही नहीं करना है। चाहे वेदर इट्स प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या कोई भी सेक्टर हो या बिज़नेस हो। तो अगर लोग सोचेंगे ना कि लोग क्या कह रहे हैं, कश्मीर की मेंटालिटी क्या है, फिर किसी लड़की को काम ही नहीं करना है। तो बेहतर है कि अगर आपको अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं या अगर आपको किसी हद तक किसी चीज़ तक पहुँचना है, आपने कोई ड्रीम देखा है, आप वो चीज़ें मत सोचें कि लोग क्या सोच रहे हैं, मेंटालिटी कहाँ जा रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, वो चीज़ नहीं। जो लोग आज सोचते हैं ना, आई बिलीव कि अगर लोग आज कहेंगे कि ये क्या है, ये लड़की है, नहीं कर सकती है, मतलब लड़की नहीं चला सकती है बिज़नेस। कल को आप जब अपना बिज़नेस एक्सपैंड करेंगे, किसी लेवल तक पहुँचेंगे, बाद में वही लोग आके पूछेंगे कैसे स्टार्ट किया? हमें भी बताओ, हम करेंगे। तो हम्म। ये चीज़ है कि आप मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहते रहेंगे, लोग बोलते रहते हैं, तो यस, इस पे बोलते हैं ना, सबको बना हुआ शाहरुख खान पसंद है, यस। बनता हुआ नहीं। सो आप कश्मीर में हैं, बिजनेस कर रही है। कश्मीर इज लाइक, आपने बोला फीमेल्स को यहाँ पर करने नहीं देते हैं कुछ, लेकिन आपको नहीं लगता है यहाँ की जो सिचुएशन है वो थोड़ा ज़्यादा डेलिकेट, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है बाकी स्टेट से,
इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द एज सेफ्टी एज वेल एज द जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन? देखो, मैं आपको बताऊँगी, मैंने ऐसी चीज़ें भी देखी है, जब मैं कभी-कभार मुझे आता है, मुझे एक पार्सल आया था, कुछ टाइम पहले आया था मुझे पार्सल। वो थी लड़की थी वो सोहरा साइड की थी। उसने मुझे बोला कि मुझे डिलीवर करो, लेकिन मैं सीओडी वगैरह फीस नहीं दूँगी, तो मैं यहीं पे सारा पैसा दूँगी। मैंने सोचा कि ठीक है, लाइक श्रीनगर में है, मैं जा सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं जब वहाँ गई, उसने मुझे बोला, "आप ना गेट के अंदर आ जाओ।" मतलब गेट के वो रूम से बाहर नहीं निकल सकती थी। उसने बोला गेट के अंदर आ जाओ, तो मैं पार्सल रिसीव करूँगी। जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, मतलब मेरी सेफ्टी नहीं है, मैं नहीं जा सकती हूँ। रिसेंटली कल भी मैं कुछ ऐसा ही पोस्ट देख रही थी इंस्टाग्राम करके, हाँ, स्क्रॉल करके, किसी को बोला था, हमारी एक गेस्ट थी, जो हमारी पहली गेस्ट थी, हाँ, किसी को बोला था हाँ, कि उनको बोला गया उनको था। भी बोला था कि अंदर आ जाओ। ये चीज़ें लोग नहीं सोचते कि ये बिज़नेस ओनर्स, ये भी इंसान है। इनकी भी अपनी पॉलिसीज़ रहती है। मतलब यहाँ पे समझा जाता है कि अगर ये बिज़नेस ओनर है, अपनी जगह है। अगर ये डिलीवर करता है, उसको नौकर की नज़र से देखा जाता है। We had a conversation about geopolitics, but talking about Kashmiri politics, little bit we will touch it. Uh, Recently बजट की बात हो रही है अभी। बजट अभी बहुत गर्मा गर्मी चल रही है बजट पे, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं दिखी रही है रिगार्डिंग द बिजनेसेस ऑफ कश्मीर। आपको लगता है ये हमारी जो करंट सरकार है उसका फेलियर है? देखिए, पहली चीज़ आपने सरकार की बात की। पहली चीज़ की मुझे लगता है यहाँ पे सरकार ही सही नहीं है। राइट, क्योंकि सरकार को जो चीज़ें करनी चाहिए हम सब के लिए वो चीज़ नहीं। अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो या तो पेपर लीक हो जाते हैं या तो कुछ और हो जाता है, क्योंकि बरसों की मेहनत होती है किसी इंसान की, फिर किसी एक इंसान की वजह से उसको एक लाइक ये होती है, जान पहचान होती है या पैसे देता है कहीं पे, तो वो उस मतलब जो बंदा मेहनत कर रहा होता है कई सालों से, उसकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या चलता है असली में? पैसा चलता है, करप्शन चलता है, राइट? तो वो चीज़ वो बंदा आगे चला जाता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। जो बंदा मेहनत कर रहा होता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। यहाँ पे ये चीज़ है। रहा बिज़नेस की बात, आप बिज़नेस की बात करें, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कहीं से कंट्रीब्यूट कर रही है बिज़नेसेस में, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे सारा अपना-अपना देख रहे हैं। अगर हम भी देखेंगे, हम स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं। अगर हमारा भी होता, हमारा हम रिसेंटली एक एग्ज़िबिशन में गए थे, जो कि पोलो व्यू में था। वो आई थिंक दिसंबर में था। हाँ, दिसंबर में था। सैटरडे संडे था, वो था वहाँ पे। वो एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया गया था। वो था बीजेपी के थ्रू शायद से। तो वो एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया गया था। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, सैटरडे वहाँ पे सेल्स नहीं हुई, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सेल्स हुई। एग्ज़िबिशन्स में पहले तो सेल्स नहीं होती है। हाँ, लेकिन प्रमोशंस हो सकता है ब्रांड्स का, वो चीज़ ये किया जाता है। एंड संडे वहाँ पे बारिश हो गई, फिर कुछ भी नहीं हुआ। मैम, टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स, इवेंट्स में लाइक ओवर चार्जिंग और लो क्राउड का जो मेन इशू आता है कश्मीर में, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे हम आपसे? बिल्कुल, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने किए हैं 3 एग्ज़िबिशन्स, लेकिन तीनों फ़ेल गए। मतलब फ़ेल कैसे गए? मैंने एक्सपेक्ट किया था, जब मैं गई थी, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, वो तनूर में गई थी, वहाँ हुई सेल दूसरे-तीसरे दिन। वहाँ जो ऑर्गेनाइज़र थी वो शोई मैम थी, ताहिरा मैम थी। वो बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज़र्स है दोनों। मतलब मैंने लाइक अपनी लाइफ़ में वैसी ऑर्गेनाइज़र्स नहीं देखी है। हाँ, जब उनका जो पहला दिन था, तब लो क्राउड था वहाँ पे। वहाँ पे पहले सेटअप में ही 3-4 बज गए, तो फिर लोग क्या आते, और विंटर्स थे। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, एग्जीबिशन फेल जा रहा है, उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से। वो बार मतलब 3 दिन एग्जीबिशन था, 3 दिन वो कंटिन्यू खड़ा थे। मैंने एक बार नहीं देखा है उनको नीचे बैठे हुए या पानी पीते हुए या कुछ। लाइक वैसे अगर ऑर्गेनाइजर्स होंगे ना, फिर जो एग्जिबिटर्स है वो भी अपनी जगह खुश होते हैं। अगर फिर सेल्स ना हो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर होना चाहिए ना, वो करना चाहिए अपनी जगह, वो मेहनत मशक्कत वो करना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज करेगा कोई, इवेंट ऑर्गेनाइज करेगा, बाद में 2 या 3 दिन हम उसको देखेंगे ही नहीं, लास्ट में बोलेगा आ जाओ दे दो पैसे, एग्जीबिशन हो गया खत्म। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। पहली चीज, एग्जीबिशन में सेल्स नहीं होती है।
ये चीज आप दिमाग से बाहर निकालो। आप किसी एग्जीबिशन में जा रहे हो, आपकी सेल होगी, ये चीज नहीं हो सकता है। प्रमोशंस हो सकते हैं आपके ब्रांड्स की, वो चीज होता है। और कुछ एग्जीबिटर्स यहाँ, कुछ सॉरी ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे हैं कि वो बहुत चार्ज करते हैं। मतलब वो इतना चार्ज करते हैं, उतना एक स्मॉल बिजनेस ओनर महीने में प्रॉफिट नहीं कमाएगा, इतना वो चार्ज करते हैं, आई स्वेयर। तो 7,000, 8,000, 12,000, 10,000 ऐसे चार्जेस रहते हैं। एक स्मॉल बिजनेस ओनर जो कि 4,000 या 5,000 प्रॉफिट कमाएगा महीने का, वो कहाँ से लाएगा वो 10,000? अब अगर वो दे देगा भी वो 10,000 रुपए, ठीक है, या 5,000 रुपए, वो एक्सपेक्ट करेगा ना वहां से कि थोड़ा सा या एटलीस्ट वापस आए। जब वो भी नहीं आएगा तो फायदा क्या है ऐसे इवेंट्स का? मार्केट में जो जी जी। देखा तो मुझे लगता है 8,000 भी एक मीडियम साइज स्टॉल के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है हम्म। आजकल। लेकिन यहाँ पर इतने सारे एग्जीबिशन होते हैं, सब ने एक रेट फिक्स करके रखी है। उसके बारे में क्या बताएंगे आप? को बताऊंगी। एग्जीबिशंस में मैंने मतलब देखा कि यहाँ पे लोगों में, जो कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे कोई भी उठ के एग्जीबिशंस में बोलता है कि ऑर्गेनाइजर, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, तुम सब आ जाओ, मैं एक इवेंट दूंगा करके, ठीक है। पहले मुझे लगता है ऑर्गेनाइजर्स को ये चीज रखना चाहिए, एक क्लोथिंग ब्रांड, एक ज्वेलरी ब्रांड, एक लाइक जो स्कार्फ्स के साथ या किसी और के साथ डील करता है, ठीक है, एक फूड स्टॉल, मुझे लगता है एक एक होना चाहिए, मुझे बेसिकली लगता है। ठीक है, अगर 15 ही स्टॉल हो, 16 स्टॉल्स हो, 20 स्टॉल्स हो, लेकिन एक एक ही होना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे जो बाहर से आएगा वो जब एक क्लोथिंग ब्रांड के पास जाएगा, उसको मतलब क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शंस नहीं रहेंगे। अगर उसको कुछ खरीदना होगा वो वहीं से खरीदेगा, उसकी भी सेल हो जाएगी। एग्जिबिटर्स भी लाइक रहेंगे कि मतलब मुझे लगता है ये मेरा एक ये नहीं होगा, मेरी सोच नहीं होगी, मतलब मुझे लगता है जो मुझे देख रहे होंगे वो भी बोलेंगे हाँ शायद सही कह रही है, क्योंकि हम देख के आ चुके हैं क्या होता है। हम जब जाते थे ना एग्जीबिशंस में, 10-10 होते थे क्लोथिंग ब्रांड, 2-3 हो रहते थे ज्वेलरी ब्रांड। वहां फिर लाइक जंबल हो जाता है, वहां मेस क्रिएट हो बस जाता है। वहां एक ही खरीदारी होती है, 10 बैठे रहते हैं, मतलब फायदा क्या? मैम, आई अग्री बट डिसएग्री टू दैट पॉइंट। लाइक हाँ, 10 नहीं होनी चाहिए, बट हैविंग अ सिंगल सिंगल पर्सन फ्रॉम एवरी इंडस्ट्री, आई डोंट थिंक दैट वुड बी फेयर इनफ। बट टेकिंग टू, एटलीस्ट दो रखो सेम इसमें से। हाँ। मगर ये जो आप एक ही नीश में से 10 लोग को रख देते हो। लाइक मैं परसों गया था मैं बहुत सारे इवेंट्स पे लाइक ट्रैवल करता रहता हूँ, आई लव टू गो टू इवेंट्स, मैं कवर भी करता था इवेंट्स को फॉर माय यूट्यूब। तो मैंने देखा कि एक ही टाइप के कंटेंट, एक ही टाइप का जो मटेरियल है, उसकी 4 स्टॉल्स होते थे, 5 स्टॉल्स होते थे। फिर मैं भी कंफ्यूज हो जाता था कवर किधर किसको जाऊँ? करूं। अगर मैं एक का कवर करता था ना, फिर मैं सबका वीडियो उठाता था, मैं उनको कंबाइन डालता था। फिर मुझे सब के सब वो वहां से मैसेज करते थे, मेरा तो नाम ही नहीं आया, आपने मेरे को उसके साथ मिक्स कर दिया, उसके साथ मिक्स कर दिया, उसके सबको लग रहा है उसके प्रोडक्ट्स हैं, उसकी सेल आ गई इसकी वजह से, या उसको प्रमोशन मिल गई। तो ये चीज गलत है। मगर एटलीस्ट अगर आप दो रखे तो लिटिल बिट कंपटीशन मिलता है, कॉन्ट्रास्ट मिलता है उसमें। और हाँ ये एक चीज। ही जो मेन टारगेट ऑडियंस जो बिजनेस है, उसके सब बिजनेसेस जो इंटरनल नीशेस है, उसमें से आप डिफरेंट रख सकते हो। लाइक अगर एक क्लोथिंग है, एक मेल क्लोथिंग है, एक फीमेल क्लोथिंग है, ट्रेडिशनल, राइट। या ऐसे रख सकते हो। बट सेम चीजों को लेना, दैट इज वेरी फूलिश। देख रही थी जम्मू में कोई मेला लगा था, वहां पे भी हुआ था। फिर मैंने वहां का इंटरव्यू देखा था, तो वो लेकिन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ही था। वो जो हम पोलो व्यू में किया था वैसा ही कुछ तो वो वहां पे था। तो वो वहां पे उसमें बोल रहे थे हमारी बहुत अच्छी सेल्स हुई। वो शायद उनको इसीलिए वो सेल्स हुई थी क्योंकि वहां पे ऐसे नहीं था, ये जंबल नहीं था, 10-10, 5-5 क्लोथिंग ब्रांड, ज्वेलरी के 6-6, 7-7, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और बड़ी चीज है प्लेटफॉर्म को नाम देना, मार्केटिंग। हम्म। यहाँ पर मार्केटिंग सेंस नहीं है लोगों के पास उतना। जो भी एग्जीबिटर्स या बिजनेसेस, उनके पास मार्केटिंग सेंस नहीं है। पहले मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ऑन कैमरा है, स्टिल मैं बताना चाहूंगी क्योंकि वो उनकी वहां पे गलती थी। मुझे लगता है कि उनको वो गलती ठीक करनी चाहिए फर्दर, अगर वो कभी लाइक एग्जीबिशन को करेंगे। हमारा एक लास्ट इवेंट था जो कि संगर मॉल में था, 3 दिन। उसकी जो ऑर्गेनाइजर थी वो इफ्रा जरगर थी। तो
उन्होंने किया काम। हमारा जो मतलब स्टॉल था, स्टॉल अच्छा था, स्पेस भी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह से। उन्होंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन लाइक वो जो एग्जीबिशन है वो ठीक नहीं चला, क्योंकि वहां पे सेल्स नहीं, जो कि हम नहीं चाहते, प्रमोशंस, बट उसने अपना बेस्ट दिया। लेकिन वहां एक चीज की कमी थी, वहां बैठने की जगह नहीं थी। मतलब अगर कोई एग्जीबिटर आता है, पैसे देता है, इसका मतलब कि उसको बराबर वो सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए, है ना? क्योंकि हमने भी अपने पैसे दिए थे, 3500 हमने समथिंग वहां पे किए थे। तो वहां पे बैठने की जगह, वहां थी कुर्सी, वहां थी चेयर्स, लेकिन वहां जो मतलब जमीन थी ना, वहां मिट्टी थी। मिट्टी थी, जब चेयर बैठते थे, हम लोग बैठते थे, चेयर की जो लेग्स है ना, वो दस जाती थी, किसमें? मिट्टी वो में। मिट्टी में। आई स्वेर बहुत सारे ऐसे जोक्स हुए हैं कि मतलब बैठे और गिर गए। आई स्वेर अपॉन अल्लाह। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक एग्जीबिटर है, वो जब पे करता है ना आपको, मतलब वो चाहता है कि उसको बराबर बैठने की जगह मिले, उसको बराबर एक लाइक चेयर मिले, एक टेबल मिले। वो चीज नहीं होना चाहिए। ये बस बताना चाहती हूँ। I'm talking about economics of your business. Tell us roughly sales you have, yearly sales, roughly yearly sales. देखिए, अभी तो मैं पर ईयर का नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने लास्ट सितंबर स्टार्ट किया है, तो अभी मुझे ईयर भी नहीं हुआ है। Ma'am, 6 months सेल्स और प्रॉफिट sales. 60-65,000 And roughly how much percent profit is it? Do you have total profit? Pan पर पर्सन। नहीं, टोटल इस 60-65,000 में कितने परसेंट का आपको रफली प्रॉफिट हुआ तो होता होगा? रफली लाइक 6, 7, 8%, 10%, 12%। पर्सन्स का नहीं मैं बता सकती, लेकिन मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ, मेरा जो प्रॉफिट रहता है वो पर आइटम बहुत कम रहता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी 100 रुपये रहता है, कभी 150 पे रहता है, और कभी घाटा ही हो जाता है। आई स्वेयर। Like you are not in currently profitable. नहीं, अभी नहीं। Okay. So how do you run business without being profitable? देखिए, This is a big thing. मुझे ये चीज राइट, मुझे ये चीज पता है कि मतलब अभी जो टाइम है ना, अभी जो फेज है मेरी जिंदगी में, ये ऐसा ही नहीं रहेगा। मैंने आपको पहले भी कहा, अगर मैं अच्छा प्रोवाइड करती हूँ, वो चीज की वजह से मुझे कस्टमर बेस बनती है, ठीक है? विन पॉइंट मेरा सिर्फ ये होता है कि वो बंदा वापस आता है, वो कस्टमर वापस आता है मेरे पास। वो अगर पहली बारी में मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, दूसरी बारी में एटलीस्ट 100 रुपीज होगा, तीसरी बारी में एटलीस्ट 200 रुपीज होगा। तो ऐसे ऐसे प्रॉफिट जनरेट होता है। अगर वो बोलते हैं ना कि मतलब जिसको स्टार्ट करना होता है ना, वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, वो शायद मैंने मतलब वो देखा है, लाइक वो किया है मैंने। तो धीरे धीरे हो रहा है। एट सम पॉइंट ना मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बस हो गया, मेरे से नहीं होगा। क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, लास्ट मंथ जनवरी में मैंने सिर्फ 4000 रुपीज ये किया, प्रॉफिट कमाया। आप बिलीव करेंगे, मैंने भेजा कितने का? 18,000 रुपीज। And 4,000 राइट। only profit. लास्ट टाइम जब मैंने लाइक चेक किया कि मैं इतना मतलब वो हो गई ना अपनी जगह, मैंने सोचा कि मुझे नहीं करना है। अपनी जगह हो जाता है इंसान, डिप्रेस रहता है इंसान कि ये क्या हो रहा है। तो लेकिन फिर एक चीज है कि मेरी मामा मुझे कहती है, ये वक्त भी नहीं रहेगा, ये वक्त चला जाएगा। लेकिन जब तुम आगे पहुंचोगी ना, कभी किसी मंजिल पे एक्सपैंड करोगे अपना बिजनेस, तुम्हें याद आएगा ये वक्त, इस चीज को, इस उस चीज को लेके ना मैं सबर करती हूँ एंड तवक्कुल करती हूँ, अल्लाह है मेरे साथ। उस चीज को लेके मैं फिर बंद नहीं होती हूँ। Ma'am, you contradicted your own statement before. Like you said, we are not profitable. अब बोल रही है we I earned only 4,000 in profit. वो क्या वजह है, क्या वजूहात हैं कि आप आपका 4,000 प्रॉफिट हो के भी आप जीरो प्रॉफिट में हैं 6 मंथ से? देखिए, जब हम जब देखिए, जब मैं पहले ही कोई प्रोडक्ट बेचती हूँ, जब कोई कस्टमर आता है, सिंपली बताऊंगी, मेरा कोई प्रोडक्ट रहता है 3,000 का, कोई मेरा सूट है, ठीक है? मेरा उसमें प्रॉफिट रहेगा 200-250 रुपए। जब कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं 3,000 नहीं दूंगा, मैं 2500 दूंगा। जहां मुझे लगता है कि नहीं, ये तो मैं उसके उससे नीचे भी जा रही हूँ कि जिससे मैंने खरीदा है, वहां उस पॉइंट से मैं उसको लाइक 50 रुपए ज्यादा देती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ ये इतने का है, आप मुझे, मैं बस 50 रुपए इसमें कमा रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी, मैं इवन आपको शो भी कर सकती हूँ। तो ऐसा होता है कि मैं जब वो प्रोडक्ट खरीदती हूँ, उससे मैं डिलीवरी चार्जेस लेती हूँ, ठीक है?
तो डिलीवरी चार्जेस में रहते हैं कि कभी मेरे पास इवन इतना भी जाता है ना, मैं नहीं कह रही मैं प्रॉफिट नहीं कमाती हूँ, लेकिन जितना कमाना चाहिए ना क्लोथिंग ब्रांड को लेके उतना नहीं होता है मेरा प्रॉफिट। क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर मैं लाइक प्रॉफिट ज्यादा रखूंगी ना, एक चीज है आप हमेशा सोचो कि अगर आप लाइक वो, मैंने आपको पहले ही कहा कि कपड़े बेचने हैं, काम भी करना है, लेकिन लोगों का खून चूस के नहीं, हम्म, है ना, लोगों का खून, क्योंकि बाहर अगर मार्केट में देखते हैं ना, 3,000 का सूट 7,000 में बेचा जाता है। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको बताऊंगी, मेरे पास सूट एक है, पश्मीना स्टफ में है, प्राइस उसकी 3,500 रुपीज है। मेरी ही लोकेलिटी में एक शॉप है, उधर हम जाते थे मेरे काम से पहले खरीदारी करने। मैंने उसको देखा लास्ट टाइम, बिल्कुल सेम सूट था, मतलब कुछ भी नहीं, कलर भी नहीं डिफरेंट था, सब कुछ सेम था। मैंने उससे पूछा कि ये कितने का ये सूट है, उसने, उसको पता है मैं काम करती हूँ, मुझे बोल रहा है कि आप पूछ रही है कि आप लाइक, वो बार्गेनिंग कर रही है, आपको देखना है कि प्राइस कितनी है। तो मैंने उसको कहा नहीं नहीं आप बताओ ना, मुझे चाहिए ये। तो उसने बोला 7,000 का दे दूंगा। आई स्वेर, ओ, आई स्वेर उसने बोला 7,000। मैंने बोला, मैं हंस के यहाँ से बोल रही हूँ, खरी तुम आप मुझे दे रहे हो 7,000 का? बोला हाँ। मैंने कहा बेचना कितने का? बोला 9,000 का। क्या आप बोला? आप 3500 में वो हाँ, बेच रही मैं हो? बेच रही हूँ 3,500 का। आई स्वेर मेरे पास, मैंने वो खुद लाया है 3,200 का। तो मेरा क्या प्रॉफिट है? अब 300 रुपए मेरा प्रॉफिट, उसका क्या प्रॉफिट है? He is earning around 3-4 thousand. फ्रॉम वन सूट, राइट। तो अगले दिन मैं चली गई, मैंने बोला ठीक है मैं सुबह आती हूँ, उसको मगर पता था कि मतलब ये नहीं आने वाली, नहीं आने वाली, नहीं इसको आने ये बस वाली। पूछ रही थी। मैं अगले दिन दोबारा गई तो मैंने उसको पूछा कि उमर भाई आपने कहाँ रखा वो सूट? तो he said, मैंने वो भेजा। मैंने कहा कितने का? बोला 9.5 का। मैं उसको बोल रही हूँ मेरे पास भी एक सूट है, बोल दे रहा हूँ। Like he sold it in 3x then what you sell? राइट। तीन जो हजार प्रॉफिट की मैं आपको बात कर छह रही हूँ, हजार 9,000, मतलब 3,500 का बेचे, वो 9,500 का बेच रहा है। अब वो यहाँ पर बेचे, वो यहाँ ले जा रहा है उस जो प्राइस को। प्रॉफिट का मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है मेरे पास। मेरा प्रॉफिट रहता है 300 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए। अब आप प्रॉफिट्स को वहीं पे कैलकुलेट करो कि किसका कितना प्रॉफिट रहेगा। Talking about your personal story, how did you start this business? Because there is a point, there's a boost from your family, from someone to start a business. How did you do that? देखिए जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो गई, मैं पढ़ती थी वुमेन्स कॉलेज में, तो मेरा कंसेप्ट था कि मैं एसएसबी का एग्जाम क्वालिफाई करूंगी, तो फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो गई उसके बाद ही मैंने 1 साल एसएसबी का पढ़ा, 2023 की बात है। उस दौरान वो एसएसबी का ये हो गया, पेपर लीक हो गया। Hmm. तो उस चीज ने ना मुझे हिट किया, क्योंकि हम पढ़ते थे, हम 24-24 घंटे पढ़ते थे लाइब्रेरी में। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, कोई भी आता है एक सिफारिश की वजह से, जो बंदा परसों से पढ़ रहा होता है, उस चीज की वजह से उस बंदे की एकदम से ज्यादा मेहनत हो हो जाती जाती है। है ना। तो वो चीज मैंने सोचा नहीं, यही नहीं करना है, इधर ही नहीं रुकना है, कुछ और करना है। फिर मैं वहां हम्म, से बाहर आ गई उस चीज से। उसके बाद मैंने 2 साल प्राइवेट सेक्टर में काम किया। तो एक साल मैं बीपीओ में काम किया, एक साल मैंने डिजिटल मार्केटिंग में काम किया था। लेकिन काम करने के काम, बीपीओ में मैंने 1 साल काम किया, वो वर्क फ्रॉम ऑफिस ही था, और वो जो मैंने किया वो वर्क फ्रॉम होम था। लेकिन 1 साल मैंने काम करके जब मतलब लाइक अपने आप को देखा ना, क्या होता था, 12,000 सैलरी आती थी, मतलब वो घर के खर्चों में निकल जाता था, या अपने खर्चों में, लास्ट पे रहता नहीं था कुछ। कोई पूछता था आप क्या कर रहे हो? जॉब कर रही हूँ। क्या जॉब? प्राइवेट जॉब। और कुछ किया जिंदगी में? नहीं। वो चीजें लेके ना मैं होती थी अपनी जगह कि नहीं, कुछ और करना है, ऐसा कुछ करना है कि लोग जाने आपको, मतलब लोगों को पता हो कि ये है ना, ये ऐसा कर रही है, ये चीज हो। तो फिर उस चीज से, मतलब उस चीज को देखते देखते मैंने हमेशा ये चीज रखा था दिमाग में कि मुझे बिजनेस करना है। मुझे मतलब डाला गया था असली में दिमाग में ये चीज घर से ही। मेरे जो फादर थे वो रिटायर्ड अभी सब इंस्पेक्टर हैं। तो हमारे घर में हमेशा बात होती रहती थी कि बोला गया जाता था कि पापा जब रिटायर हो जाएंगे हम बिजनेस सेटअप करेंगे, फिर क्या, फिर आप बैठोगे पापा के साथ। तो वो कंसेप्ट लेके ना मुझे दिमाग में आ गया था कि मुझे बिजनेस करना करना है है। बैंड। तो फिर
हुआ तो वैसा कुछ नहीं। फिर जब मैंने प्राइवेट सेक्टर में लाइक काम वगैरह किया, मुझे समझ लाइक वो बना नहीं कुछ मुझे सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि नहीं, अपना ही कुछ करना है। काफी ज्यादा सोचने के बाद एक चीज मुझे समझ आई कि क्लोथिंग का कुछ स्टार्ट करते हैं। तब मैंने सिर्फ मैंने तब बहुत आसान वे में सोचा था, क्लोथिंग का काम करना है, बिजनेस करना है, कपड़े बेचने हैं, बस इतना काम है। लेकिन जब मैं इस मार्केट में उतरी तो देखा तो कि मार्केट बहुत वास्ट है, इतना वास्ट है कि मेरी इमेजिनेशन बहुत बहुत छोटी है इस मार्केट के सामने। तो अनस्टिचड सूट मेरा पहला टारगेट था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो वो चीज को जब मैंने मैंने अपनी ऑडियंस ग्रैब की, अपने कस्टमर्स ग्रैब किए, फॉलोवर्स आए, तो फिर फॉलोवर्स बोलते थे आपके पास स्टिचर स्टफ है, तो मैंने ऐड किया स्टिचर स्टफ भी। आपके पास ड्रेसेस है, तो मैंने ऐड किए ड्रेसेस भी। आपके पास ये चीज है, तो ऐड किया ये चीज भी। लेकिन बाद में जाके मुझे समझ आया कि जो मेरे पास है वो हर किसी के पास है। क्यों? क्योंकि मैं बाहर से लाती हूँ। अब मेरा इतना अभी मेरा माइंडसेट इतना ये चीज हो चुका है, मैं सोचती हूँ कि मैं ना अपनी कस्टमाइजेशन करूँ। अगर मैं अपनी कस्टमाइजेशन करूंगी तो वो जो कपड़ा होगा वो एक ब्रांड बन जाएगा, क्योंकि वो मेरी मैं अपने दिमाग से कुछ चीज सोचूंगी, कोई चीज कस्टमाइज करूंगी, वो कहीं और नहीं मिलेगा मार्केट में। वो चीज अलग डिफरेंट करता है हिट कस्टमर को। तो वो चीज को देख के, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज सोचती हूँ जब मैं कोई भी कपड़ा लाती हूँ ना, मंगवाती हूँ बाहर से, मैं हमेशा अपने आप को कस्टमर की जगह रखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर ये चीज है, ये अगर इतना महंगा है, बीइंग ए कस्टमर मैं लूंगी ये चीज? जब मुझे लगता है कि नहीं, मैं नहीं लूंगी, इसका कस्टमर भी नहीं लेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर, क्योंकि ऑडियंस हमारी यहाँ भी कश्मीर की है। बाहर की आप देखो, बाहर का आप छोड़ो, बाहर के ऑडियंस को अगर हम बोलेंगे कि ये फेरन 3,000 का है, वो ले लेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फेरन है ये सिर्फ कश्मीर में आपको मिलेगा। अगर वो बाहर ये चीज लगाएगा, उसको होगा ये चीज कि ये ना मैंने कश्मीर से मंगवाई है। उनमें वो अलग वाइब रहती है कश्मीर की चीजों को लेके। वो चीज को बाद में छोड़ के ये चीज कि हमारी जो पहली बेस, हमारी जो पहला है, पहली जो ऑडियंस है हमारी कश्मीर की है। तो वो चीज कश्मीर में बोलना तो नहीं चाहिए, कश्मीर में है थोड़े बहुत चिंदी लोग, इन द सेंस कि वो बोलते हैं कि 500 की चीज है, नहीं नहीं बहुत महंगी है। 600 रुपए का है, नहीं नहीं बहुत महंगा है। ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं कश्मीर में, कुछ है लेकिन बहुत अच्छे, बोलते हैं नहीं कपड़ा है, क्वालिटी अच्छी है, व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो वो चीज को देख के मैं सोचती हूँ कि अब मैं अपनी क्वालिटी, अब कपड़ा लाऊंगी बाहर से, बनाऊंगी अपने हिसाब से, फिर सेल करूंगी आगे। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है, अभी मैं कुछ टाइम से टेलर मास्टर ढूंढ रही हूँ, क्योंकि टेलर के जो चार्जेस रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर मैं बाहर से 500 का कपड़ा लाऊंगी, बाहर किसी टेलर को बोलूंगी मेरा ना फेरन सिल के दो, वो मुझसे 800 रुपए चार्ज लेगा। कहाँ रहा वो फिर वो सस्ता सीन? मत रहा। क्योंकि मेरा ही फेरन जाएगा फिर 2,000 1,500 रुपए, जो चीज मैं बोलती हूँ मैं सस्ता दूं। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ दिनों से, अभी मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ अपने इस बिजनेस को लेके। आई स्वेयर कभी ऐसा भी जाता है कि कभी रातों को नींद नहीं आती है। फिर मुझे मम्मा कहती है जैसे तुम्हें अभी वो ताजमहल खड़ा करना है तुम अभी से ही सोच रही हो इतना सब। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं अभी नहीं सोचूंगी फिर मैं कभी नहीं सोचूंगी इस सब के बारे में। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे कस्टमाइजेशन करनी है तो बेटर है कि मैं खुद सीखूं। मैं खुद सीखूं टेलरिंग का काम। अगर मैं टेलरिंग का थोड़ा बहुत ये चीज मुझे पता है, क्योंकि मैं सीख चुकी थी पहले कुछ टाइम पहले। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद फैशन डिजाइनिंग में ये हो जाऊं, एंटर हो जाऊं, और खुद करूं अपने कपड़े कस्टमाइज। अभी इंशाल्लाह से अगले हफ्ते से मैं जाऊंगी क्लासेस के लिए। तो फिर उसके बाद जैसा सीन रहेगा, तो फिर अगर मैं खुद से कस्टमाइज करूंगी, भले ही मेरे पास फिर मेरी मेहनत के पैसे कम आएंगे, लेकिन एटलीस्ट मेरी जो कस्टमर बेस है वो स्टैंड हो जाएगी, मेरी ऑडियंस स्टैंड हो जाएगी। फिर धीरे धीरे प्रॉफिट्स फिर अल्लाह ताला, जब लगता है ना कि नदामत में हो आप, जब आप वो नहीं कर रहे हैं आप कस्टमर को, जैसे मैंने आपको वो प्रॉफिट का बोला, वो सूट का बोला, वो चीज नहीं कर रहे हो, अल्लाह ताला भी आपको नवाजता है। So thank you, ma'am, for coming. Thank you so much. Thank you for watching. Keep dreaming, keep believing, and keep building. Fi amanullah.